सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि 4 दिनों का करंट अफेयर स्किप हो गया है, बट नो वरीज। यहाँ पे हम 26 से लेके 30 तक की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वाली न्यूज़ेस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जो कि जुड़ा हुआ है एक फेस्टिवल के साथ, जिस फेस्टिवल का नाम है गरिया पूजा। ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आप सभी को पता है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ये जो फेस्टिवल है ये 2 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप सभी को पता है ना, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं 9 दिनों तक। एग्जैक्टली उसी सेम वे में यहाँ पर गरिया पूजा सेलिब्रेट की जाती है। 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसका नाम है रियांग ट्राइब। ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ पर वर्शिप की जाती है गरिया डाइटी की। मतलब जो भगवान है उनका नाम है गरिया भगवान, उनकी पूजा की जाती है। फ्लावर से पूरा डेकोरेशन किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे। प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो त्रिपुरा से आपको ये याद रखना है कि गरिया पूजा, अगर आपसे क्वेश्चन बने, पूछा जाए कि ये फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो यू शुड नो कि त्रिपुरा में इसे सेलिब्रेट किया गया। त्रिपुरा के सीएम है एट प्रेजेंट मानिक शॉ, और यहाँ के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी जी। कुछ फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टाइम टू टाइम। बिहू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। लोहरी फेस्टिवल पंजाब सेलिब्रेट करता है। माजुली फेस्टिवल इसे आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। नवरोज फेस्टिवल जो कि पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है। लोसार फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूरा 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक नागालैंड वाले ये फेस्टिवल मनाते हैं। सो आपको क्या याद रखना है यहाँ से? इस फेस्टिवल का नाम, कहाँ पर सेलिब्रेट किया, वो स्टेट, राइट। लेट्स मूव विद दी अनदर न्यूज, जो कि एक स्कीम से जुड़ी हुई है। उस स्कीम का नाम है पिंक ई रिक्शा। यहाँ पे आपको पिंक कलर की ऑटो दिख रही होगी, ऑटो रिक्शा। अब पिंक कलर की ऑटो रिक्शा है तो जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई होगी और कुछ किया गया होगा। सो लेट्स नो अबाउट इट। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और वहां के डिप्टी सीएम जिनका नाम है अजीत पवार जी, इन लोगों ने मिलकर के इस स्कीम को लॉन्च किया है। स्पेशली फॉर दोज वुमेन्स जिनकी एज 20 साल से लेके 50 साल तक है, या तो वो विडो हैं, या डाइवोर्स्ड है, या वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं। इन्हीं फीमेल्स को इस स्कीम के अंडर में कवर अप किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। साथ में कंपनी है जिसका नाम है काइनेटिक ग्रीन कंपनी। ये कंपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रोवाइड करेगी ई रिक्शा इन वुमेन्स को, राइट। और ये ई रिक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। डाउन पेमेंट और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे ये ई रिक्शास दिए जाएंगे। जितनी भी अर्निंग होगी कमा करके आप उस क्या बोलते हैं कि जो भी पेमेंट है आप उसको पे बैक कर सकते हो। टोटल 10,000 रिक्शास को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। लॉन्च कब किया गया? 21 अप्रैल को। तो बेसिक सा जो पॉइंट है वो ये है कि पिंक ई रिक्शा स्कीम, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो यू शुड नो कि महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया। और एक ही मोटिव है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें एम्पावर करना है, और उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। दैट्स व्हाई दिस स्कीम लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, राइट। तो यहाँ से इतनी चीज आप याद रख लेना। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हुआ है हमारी इंडियन आर्मी से। हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया है, 4G और 5G टावर्स को इंस्टॉल किया है सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को पता है, ये पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। और वहां पर नेटवर्क तो क्या, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पे आपका फोन भी चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है कि वहां पे नेटवर्क आपको मिल ही नहीं सकता। बट स्टिल हमारे इंडियन आर्मी ने कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए 4G और 5G के टावर्स को इंस्टॉल किया है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले सियाचिन ग्लेशियर डे सेलिब्रेट किया था 13 अप्रैल को। उस दिन को याद करते हुए जब यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हो गया था, आप सभी को मैंने पढ़ाया था। उस दिवस को डेडिकेट करते हुए 13 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है सियाचिन ग्लेशियर डे के रूप में। 4G और 5G दोनों के टावर को इंस्टॉल किया गया है। हमारी इंडियन आर्मी ने ये काम किया है। कौन सी कंपनी के टावर को इंस्टॉल किया गया है? तो BSNL,
जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, आप सभी को पता है। इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका ये फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब नहीं लगेगा। इसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट? और एयरटेल, इन दोनों कंपनी के टावर्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। रीजन एक ही है, कनेक्टिविटी को बेटर बनाना है। और लद्दाख की अगर बात की जाए, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में ही लोकेटेड है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। पहले यहाँ पर केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक तो लेह था, दूसरा कारगिल था। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे 5 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोविजन दिया है। और अगर फिलहाल करंटली आप बात करो तो लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। नाउ सियाचिन ग्लेशियर, ये हिमालय के काराकोरम रेंज पर लोकेटेड है। यहीं पर आपको नुब्रा नदी देखने मिलेगी, यहीं पर आपको नुब्रा वैली मिलेगी, यहीं पर आपको इंडस की एक ट्रिब्यूटरी दैट इज श्योक नदी वो मिलेगी, पेगोंग सो लेक मिलेगा, सो मुरारी लेक मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लद्दाख का सम स्टैटिक जीके। और लद्दाख का अगर आप स्टेट एनिमल की बात करोगे तो लद्दाख का स्टेट एनिमल भी क्या है? स्नो लेपर्ड है। भले लद्दाख यूटी है, पर हम स्टेट एनिमल ही कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात सियाचिन ग्लेशियर की कि यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी ने अभी क्या किया है, 4G और 5G टावर्स इंस्टॉल किए हैं, राइट? तो ये आप याद रख लेना। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि एक दिवस से रिलेटेड है, दैट इज नेशनल याक डे। पहली बार नेशनल याक डे को सेलिब्रेट किया गया, और ये किसने किया? नेपाल ने किया। कब सेलिब्रेट किया? 20th ऑफ अप्रैल को। तो आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है, कोई भी चीज अगर पहली पहली बार करी जाती है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो पहली बार नेशनल याक डे अगर आपसे पूछा जाए कि कब सेलिब्रेट किया गया, 20th ऑफ अप्रैल को, किसने किया? सो आंसर विल बी नेपाल, राइट? अब ये जो याक है, ये इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब जगहों पर भारत में याक पाया जाता है। याक की जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी नेपाल में, दैट्स वाई इन्होंने डेडिकेट करते हुए एक दिवस को यहाँ पर मंजूरी दे दी कि हम ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इसी बहाने याक की पॉपुलेशन को सेव किया जाएगा, राइट? यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, शेरपा, तमांग, भूटिया, राई, लिम्बू। ये सारी जो ट्राइब्स हैं, ये याक का इस्तेमाल करती हैं फॉर लोडिंग। ये याक क्या करते हैं? याक को एज अ कैरियर ये लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर सामानों को रख करके लोड करके कैरी किया जाता है, राइट? तो इस वजह से क्या होता है कि याक जो है कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो याक की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जा रही है। इसी वजह से नेपाल ने डिसाइड किया है कि वो 20th ऑफ अप्रैल को नेशनल याक डे मनाएंगे। तो किसने बोला है? नेपाल ने। नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। एंड नेपाल में ही आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, माउंट एवरेस्ट विच इज हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, ठीक है? तो ये हो गई माउंट एवरेस्ट की हाइट, और ये हो गया नेशनल याक डे के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि बामियान बुद्धास से रिलेटेड है। ये एक जगह है, राइट? कहाँ पर लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। तालिबान ने, क्योंकि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया पूरी रूलिंग। पहले वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट तालिबान ने पूरी तरीके से कू करके पूरा उस एरिया को टेक ओवर कर लिया। तो तालिबान ने इस बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से 2001 में। ये लोकेटेड है बामियान वैली में, जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो बामियान बुद्धास जो हैं, इन्हें कार्व कब किया गया था? तो कार्व करने की बात अगर आप करो तो ये 6th ऑफ सेंचुरी में कार्व किया गया था। 24th ऑफ फरवरी 2001 में तालिबान ने ये बोला कि ये अन इस्लामिक आर्किटेक्चर है, दैट्स वाई इन्होंने उसको डिमोलिश कर दिया। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये गांधार स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, राइट? बामियान वैली, इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वो भी कब? ईयर 2003 में। लेकिन अब तालिबान के जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि अब वो इस जगह को प्रिजर्व करेंगे। पहले डिमोलिश कर दिया, पर अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब ये इनको प्रिजर्व करने का काम करेंगे। इसी वजह से ये न्यूज में वापस से आया है।
तो इसका बैकग्राउंड हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे डिस्ट्रॉय कब किया गया था, इसे कार्व कब किया गया था 6th ऑफ सेंचुरी में, इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब रखा गया था ईयर 2003 में, साथ ही ये गांधार स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट से जुड़ाव रखता है। कुछ और बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर आपको 2 स्टैचूज़ बुद्धा के मिलेंगे। एक तो सलसल के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू यूनिवर्स और इसकी हाइट है इस स्टैचू की 55 मीटर टॉल, स्टैंडिंग स्टैचूज़ हैं। दूसरा है शमम। शमम का मतलब होता है क्वीन मदर स्टूड। इनकी हाइट कितनी है? 38 मीटर टॉल है। बुद्धिज़्म से ये जुड़ाव रखते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए हिस्ट्री के पर्पस से, आर्ट एंड कल्चर के पर्पस से जानना ज़रूरी है। साथ ही ये जो स्टाइल है ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड है विद द गुप्ता पीरियड ऑफ इंडिया। जब गुप्ताज़ हमारे यहाँ पर रूल किया करते थे, उस टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखता है। ठीक है? तो सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने बता दिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि बामियान बुद्धाज़ अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो यू शुड नो कि ये अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है। 2 स्टैचूज़ उनके नाम मैंने बता दिए, सलसल और शमम। दोनों की हाइट मैंने बता दी 55 मीटर टॉल, एक है 38 मीटर टॉल, राइट? नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक स्कीम से जुड़ा एक ये न्यूज़ है। एक्चुअली ये जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रोजेक्ट था, इसे तो काफ़ी पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश को फॉर्मल तरीके से 2100 करोड़ रुपीस दिए गए हैं फॉर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट। मतलब कि ये जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क था, इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स को बनाया जाएगा। कहाँ-कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और एमपी। तो एमपी को अब फॉर्मल तरीके से पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं ताकि वो वहां पर मित्र टेक्सटाइल पार्क्स को एस्टैब्लिश कर सकें। राइट? कहाँ पर ऐसा किया गया है? तो एमपी का धर डिस्ट्रिक्ट है। धर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है जिसका नाम है भेंसोला विलेज। वहां पर ये जो स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए 2100 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए। नाउ पीएम मित्र स्कीम है क्या? ये जो मित्र है इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। ये स्कीम का फुल फॉर्म है। ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए पूरी तरीके से और इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया जाए। मतलब हम अपने यहाँ पर ही टेक्सटाइल्स डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और खुद ही यूज करेंगे। आप सभी को पता है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू भी आत्मनिर्भर भारत को ही प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही मोदी जी का एक विजन है 5F विजन, ये उससे भी इंस्पायर्ड है। तो 5F है क्या? वो है फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। मतलब फार्म से जो फाइबर हैं वो फैक्ट्रीज तक पहुंचेंगे, फैक्ट्रीज से हम इन्हें मैन्युफैक्चर करके फैशन के अकॉर्डिंग जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हें डेवलप करेंगे एंड देन वी विल ट्रांसपोर्ट इट टू फॉरेन कंट्रीज, राइट? सो इसी पॉइंट पे फोकस करते हुए ये पूरा जो प्रोसेस है ये किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, यहाँ पर भी टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान, आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से तो जितनी भी अब तक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, सबको एक साथ हम यहीं डिस्कस करेंगे, राइट? सबसे पहली बात तो ये, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 22nd ऑफ अप्रैल का वो दिन था जब पहलगाम के बैसारन वैली जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, वहां पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जहां पर 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी जाती है, राइट? उनको शूट कर दिया जाता है। तो उसके बाद बैठक हुई। बैठक को हेड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी वाज ऑन द विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया, पर इन्होंने बीच में ही अपनी यात्रा को रद्द किया। इंडिया बैक आए और इन्होंने बैठक बुलाई, बैठक को हेड किया, जिसके बाद 5 एक्शंस लिए गए इस अटैक के बाद। सबसे पहला तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में, इसे भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था,
वर्ल्ड बैंक ने साइन कराया था, इसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है भारत की तरफ से, राइट? दूसरा ये पॉइंट था, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है, उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। थर्ड वन इज, जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो भारत नहीं ट्रैवल कर सकते फिलहाल के लिए। फोर्थ पॉइंट ये था कि डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और जितने भी एयर एडवाइजर्स हैं जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स अनवेलकम्ड पर्सन, राइट? और इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप भारत जल्दी से जल्दी लीव करो। नेक्स्ट क्या था? जितने भी हाई कमीशंस हैं वहां पर ऑफिशियल्स की जो संख्या है, पहले 55 हुआ करती थी, उसे घटा करके 30 कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और 1 मई से यानी कल से हो सकता है ये और रिड्यूस कर दिया जाए। ये तो भारत का स्टेप था जो कि इंडिया ने लिया। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्री जी, इन्होंने विक्रम मिस्री जी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट्स किए थे, राइट? बैठक के बाद। अब इसके बदले में पाकिस्तान तो चुप रहेगा नहीं, आप सभी को पता है पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेगा ही। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ था, उसे सस्पेंड कर दिया। ये जो शिमला एग्रीमेंट है, ये एक पीस ट्रिटी है, राइट? जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 वाला वॉर हुआ था। 1971 का वॉर आप लोग को पता है? जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, भारत ने हेल्प की थी इसमें। उस वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद पीस, मतलब ये था कि हम नेगोशिएट करेंगे, पीस मेंटेन करेंगे। तो एक पीस ट्रिटी के तहत ये शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। डेट क्या थी? 2 जुलाई 1972 को ये ट्रिटी साइन होती है। एम यही था कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा थ्रू दिस ट्रिटी, राइट? ये ट्रिटी साइन हुई थी शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, जो कि लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट नेम्ड एज शिमला एग्रीमेंट। उस टाइम पर इंडिया के पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान के पीएम कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। इन लोगों ने मिलकर के इस ट्रिटी को साइन किया ताकि हम इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बना सके। अब इसके कुछ आउटकम्स थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए थे। वो क्या-क्या थे? वो ये थे कि दोनों ही नेशंस अपने जितने भी अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको बायलैटरली मिल करके सॉल्व करेंगे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब किसी तीसरे देश को शामिल नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान बैठेगा और अपने डिस्प्यूट्स खुद सॉल्व करेगा, ऐसा शिमला एग्रीमेंट में कहा गया था। साथ ही एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर दिस एग्रीमेंट, ये डिसाइड किया गया। और ये बोला गया, उस टाइम पे वॉर के टाइम पे इंडिया ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो लैंड था वो कैप्चर कर लिया था। पर इस एग्रीमेंट के थ्रू ये जो लैंड कैप्चर हुआ था इसे भी भारत ने वापस लौटा दिया पाकिस्तान को। और बांग्लादेश उस टाइम पे नई नई कंट्री बनी थी, तो बोला गया था कि आप इसको भी रिकॉग्निशन दोगे, राइट? ये तो आउटकम्स हो गए शिमला एग्रीमेंट के। अब इसे अगर सस्पेंड किया गया है बाय पाकिस्तान तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? जैसा कि इसमें बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान अपने डिस्प्यूट्स खुद सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अब तो पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। अब तो पाकिस्तान थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकता है, राइट? तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब एलओसी जो है, इसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल को, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है। अब क्या होगा? यहाँ पे पाकिस्तान सीज फायर करेगा, राइट? सीज फायर का उल्लंघन करेगा, फायरिंग करेगा, ये सब चीजें कर सकता है। साथ ही अभी तक अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हालांकि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उनको भी मैंने आपको बता रखा है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया है। एयर फोर्सेस एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं। साथ ही नेवी के थ्रू भी अगर आप देखो तो आईएनएस अरिहंत, इन सबको अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में वहां पर डिप्लॉय कर रखा गया है, राइट? ताकि निगरानी रखी जाए पाकिस्तान के ऊपर। इसके बाद क्या हुआ? क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन
जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है इंडिया में, क्योंकि वो जो टेररिस्ट आए थे, उन्होंने 26 टूरिस्ट को किल किया। मारने के बाद कहाँ पर? बैसारन वैली, जो कि पहलगाम में लोकेटेड है, और वो पीर पंजल के जंगलों में भाग गए और अब तक ये पकड़ में नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आए कैसे? बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तभी तो आ पाए, है कि नहीं? साथ ही अगर ऐसा चलता रहा तो टेररिज्म अपने इंडिया में बढ़ेगा, स्मगलिंग बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें इनहैंस होंगी। सबसे बड़ा खतरा तो टेररिज्म का है, राइट? इसी इसी के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन टिक्का, जिसके बाद इन्होंने 2 टेररिस्ट को मार गिराया था, जो कि उरी वाले रीजन में, उरी जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उनको मार गिराया है। बहुत सारे ऐसे खुफिया रास्ते फाइंड आउट किए गए हैं, जहां से लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, राइट? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की अगर लेंथ की आप बात करो तो टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। काफी लंबा एरिया है, क्योंकि भारत से ही अलग होकर के पाकिस्तान बना है। तो जाहिर सी बात है, कौन कौन से स्टेट्स कवर अप होते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सारे रीजन में थ्रेट का खतरा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कहीं से भी हो सकता है। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में आ सकते हैं, तो ये लद्दाख में भी आ सकते हैं, पंजाब में भी, राजस्थान और गुजरात कहीं से भी आ सकते हैं, राइट? तो हमारी डिफेंस की जितनी भी टीम है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वो लगातार लगे हुए हैं। अभी तो फिलहाल मोदी जी ने भी इन लोगों को खुली छूट दे दी है फायरिंग वगैरह के रिगार्डिंग, कि आप कर सकते हो। सो लेट्स सी और क्या-क्या बिग स्टेप्स यहाँ से लिए जाएंगे इन फ्यूचर। और इन सभी के बीच आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन करी गई थी, उसे सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इंडिया अब जवाबदेह नहीं है, स्पेशली उन रिवर्स के लिए जो कि पाकिस्तान के पास जिसका मेजर पानी जाता है। इंडस, झेलम और चेनाब, इनके लिए बोला गया था कि 80:20 का रेशियो रखा जाएगा। 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। दूसरी कौन-कौन सी रिवर्स थी? दूसरी है रावी, ब्यास और सतलुज। इनका जो 80% का पानी है वो भारत यूज़ करेगा और 20% का पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी में कहा गया था। लेकिन अब ये सस्पेंड हुई है, तो अब जवाबदेह नहीं है भारत। भारत कुछ भी कर सकता है। भारत चाहे तो डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है, भारत चाहे तो रिजर्वॉयर्स बना सकता है, भारत चाहे तो सारे पानी को छोड़ सकता है पाकिस्तान की तरफ, राइट? इसी बीच में आप सभी ने देखा होगा कि झेलम नदी काफ़ी ज़्यादा लेवल उसका राइज़ हो गया था इंडिया के साइड से, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक उरी डैम लोकेटेड है। ये झेलम नदी पे ही बना हुआ है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा गया था और झेलम नदी बहती हुई पाकिस्तान की ओर जाती है, तो पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन बन चुकी थी। फ्लड की कंडीशन कहाँ पर देखी गई? मुज़फ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, राइट? तो ये सब चीज़ें करंटली न्यूज़ में चल रही थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और क्या हुआ है? इसी बीच इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन चल रहा है, इसमें चाइना ने हाथ धो लिया है अच्छा खासा। चाइना आप सभी को पता है कि बैक सपोर्ट करता ही है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान अगर दिक्कत में आएगा, तो चाइना तो हेल्प करेगा ही। तो इंडो पाकिस्तान के टेंशन के चलते चाइना ने डिलीवर किया है PL-15 मिसाइल्स को। ये पाकिस्तान को दे दिया है कि अगर मान लो वॉर वाली कंडीशन आती है, तो पाकिस्तान के पास सर्वाइवल के लिए कुछ तो रहे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, इंडिया के पास है राफेल और पाकिस्तान को दे दिया गया है P-15 मिसाइल चाइना ने। तो राफेल के बारे में अगर बात की जाए, तो इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को फ्रांस से लिया है। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया है। ये 4.5 जनरेशन का जो जेट एयरक्राफ्ट है, इसकी रेंज है 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की। वहीं P-15 मिसाइल्स की बात की जाए, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर अटैक करने वाला है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है। पर भले राफेल इससे थोड़ा कमजोर है, बट इंडिया के पास है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल की टेस्टिंग भी इंडिया ने अभी रिसेंटली की थी। इसका नाम भी अभी हाल ही में बदला गया था। इसका नाम बदल करके गांडिव रखा गया है। तो इंडिया संपन्न है हर तरीके से। कुछ भी चीजें होती हैं, डेफिनेटली इंडिया विल टैकल। पर अभी मुद्दा ये है कि पहले टेररिज्म कैसे राइज हो रहा है इंडिया में, उसे कंट्रोल किया जाए। कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है,
उसे कंट्रोल किया जाने पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए, राइट? सो ये जितनी भी चीज़ें थी, जो इंडिया-पाकिस्तान से रिलेटेड अभी चल रहा था, वो सारा मैंने आपको एक ही जगह पे कवर अप कर दिया। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ जो कि एक डे से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसे हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय विपो। विपो जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा में। पहली बार ये दिवस सेलिब्रेट किया गया 1970 में, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा उसको इम्पोर्टेंस दे सके, उसी को डेडिकेट करते हुए ये डे सेलिब्रेट किया गया और 2025 की थीम दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इसे क्या रखा गया है? आईपी एंड म्यूज़िक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूज़िक, याद रखना है आपको। अगला एक और डे जो कि है इंटरनेशनल डांस डे। 29th ऑफ अप्रैल को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है जीन जॉर्ज की। ये कहे जाते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट, राइट? तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही याद करते हुए इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि ग्लोबल सेलिब्रेशन है ऑफ डांस, नृत्य। नेक्स्ट एक और डे सेलिब्रेट किया गया दैट इज जीरो शैडो डे। वो भी कब? 22nd ऑफ अप्रैल को। ये वो डे होता है जब सन एग्जैक्टली आपके सिर के ऊपर होता है एट नून यानी कि दोपहर के टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी कोई भी शैडो नहीं बनती एट अ पर्टिकुलर एंगल, राइट? ऐसा अपने भारत में 2 बार होता है और वो सारे जगह जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, ये वाले रीजन में 23 डिग्री एंड हाफ, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, इसके बीच में जितनी भी देश, जितने भी सिटीज, स्टेट्स वगैरह आते हैं, वहां पर ये चीज देखने मिलती है, ये फिनोमिना देखने मिलता है। इंडिया की अगर आप बात करो तो बेंगलुरु, चेन्नई और मैंगलुरु, इन सारी सिटीज में ये आपको देखने मिलेगा, राइट? तो ये भी सेलिब्रेट किया गया। अगली न्यूज़ की बात करते हैं विच इज़ अगेन वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। इसे हाल ही में 107th नंबर का नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है 24th ऑफ अप्रैल को। साथ ही ये ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क बन चुका है। तो ओडिशा का पहला नेशनल पार्क कौन है? फर्स्ट नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। बहुत फेमस है सिमलीपाल नेशनल पार्क जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। टोटल 40 हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट है। 360 बर्ड की स्पीशीज मिलती है और यहाँ के सिमलीपाल नेशनल पार्क के अगर फॉरेस्ट की आप बात करो तो मॉइस्ट डेसिडुअस सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिमली नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था 1973 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1979 में और प्रपोजल दिया गया था कि इसे नेशनल पार्क बना दिया जाना चाहिए 1980 में और अब ये नेशनल पार्क बन चुका है। याद रखना है एक-एक पॉइंट क्योंकि एक-एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि 2009 में रखा गया था इसे अंडर दिस। ऑल्सो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमलीपाल नेशनल पार्क। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ जो कि एक अवार्ड से जुड़ा हुआ है। इस पर्सनैलिटी को शायद आप जानते होंगे क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। पायल कपाड़िया इनका नाम है। ये मुंबई बेस्ड फ़िल्म मेकर हैं, फ़िल्म मेकिंग डायरेक्टर हैं, राइट? मूवीज़ वगैरह बनाती हैं। इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। कौन-सी गवर्नमेंट ने इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी होस्ट कहाँ पर हुई? तो अवार्ड सेरेमनी होस्ट हुई फ्रेंच कंसलेट जो कि मुंबई में लोकेटेड है वहां पर। ऑलरेडी इस अवार्ड से अमिताभ बच्चन जी को, शाहरुख खान और लता मंगेशकर जी को नवाजा जा चुका है। पायल कपाड़िया की डेब्यू डॉक्यूमेंट्री जो कि आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे, दैट वाज अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसने कांस फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड जीता था, राइट? तभी से ये फेमस होना स्टार्ट हुई थी और अभी लास्ट ईयर 2024 में इनकी एक और मूवी जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट
इसने जीत लिया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। वो भी कब? 77th नंबर का जब कांस फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा था फ्रांस में। तब ये और ज्यादा लाइमलाइट में आने लगी। और इसी वजह से अब जो 78th वाला कांस फिल्म फेस्टिवल होगा फ्रांस में, पेरिस में, उसकी जूरी मेंबर भी होंगी अब पायल कपाड़िया। तो दो न्यूज यहीं से जुड़ी थी पायल कपाड़िया से। एक तो पहला कि उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया है, दूसरा ये कि इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल के जूरी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो दोनों बातें मैंने यहाँ से आपको बता दी। नेक्स्ट न्यूज इज, इसके बारे में तो बिल्कुल क्रिकेट लवर्स को तो पता ही होगा। 14 साल के ये खिलाड़ी, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 38 बॉल्स में 101 रन बना करके सबसे यंगेस्ट सेंचुरियन का रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे यंगेस्ट पर्सनालिटी बन गए जिन्होंने सेंचुरी क्रिएट की, राइट। और सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी भी ये रही। तो पहली किसके रही? पहली रही क्रिस गेल के नाम पे। राजस्थान वर्सेस गुजरात ये मैच हो रहा था, तो वैभव ने यहाँ पर सेंचुरी बना दी। ये प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल्स के, और ये मैच कहाँ पर खेला गया? ये मैच खेला गया जयपुर में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी, मैंने आपको बता दी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। 26 से लेके 30 तक के जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने यहाँ पे बता दी आपको। और एक चीज और, पद्म अवार्ड्स अनाउंस हो चुके थे पहले ही, पर अब ये दे दिए गए हैं, तो उनको भी हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।